अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied to both ends, provided the physical states such as the temperature etc. of the conductor remains constant। मतलब अगर फिजिकल स्टेट हम चेंज ना करें तो करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। अब इसको हम मैथमेटिकली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए, जैसा कि I यानी करंट और V यानी वोल्टेज, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा पोटेंशियल देते जाएंगे, फ्लो ऑफ करंट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ये भी हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वलिटी में कन्वर्ट करना हो तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो ये I इक्वल आ गया स्टूडेंट्स किसके, GV। G यहाँ पर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कंडक्टेंस। कांस्टेंट क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। यानी चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इस फैक्टर G पर। अब ये G रेसिप्रोकल है किसका, R का, या R रेसिप्रोकल है किसका, G का। अब R क्या है, टर्म R है रेजिस्टेंस। टर्म R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में अभी हम बात करते हैं डिटेल में। तो G इक्वल है किसके, IR के। G की वैल्यू ये ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की तो I किसके इक्वल आ गया, 1/R इंटू V। तो इसी तरह से हम इसको, R डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओहम्स लॉ का बेसिक रिलेशन क्या बन गया, V इज इक्वल टू IR या RI। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि G कंडक्टेंस है और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो मैंने बताया था कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्लो ऑफ करंट में। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो करता क्या है कि वो जो रैंडम मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उनको एक डायरेक्शन दे देता है। डायरेक्शन क्या देता है कि वो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट उन्होंने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। तो एक डायरेक्टेड डायरेक्शन में होने के लिए रैंडम मोशन खत्म करके डायरेक्टेड डायरेक्शन दे देने से होता क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, या जो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं या वो दूसरे एटम्स के साथ टकराते हैं, वो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो बच जाती है, जो डिसिपेट नहीं होती, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किस वजह से होती है, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगी, रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, फ्लो ऑफ करंट उतना ही कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस हमें बताता है कि चार्जेस ने किस रेट से फ्लो करना है, और रेजिस्टेंस हमें बताती है कि उनकी अपोजिशन कितनी है। तो मतलब कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन जितनी ज्यादा होंगी, रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज अ टर्म विच इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब कोलिजन्स ज्यादा क्यों हो सकती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो कोलिजन जिन फैक्टर पर डिपेंड करती है उनमें सबसे पहले क्या है, नेचर। किसकी, उस कंडक्टर की नेचर है, वो कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, कौन सा है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है, वो कितना नंबर ऑफ कोलिजन्स उसकी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया हुआ है, फिजिकल स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसका टेम्परेचर है। ये देखें, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है फिजिकल स्टेट, और यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको इतना हाईलाइट क्यों किया हुआ है इस डेफिनेशन में, इस स्टेटमेंट में? इसकी वजह ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से कंडक्शन हो रही है यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने का क्या मतलब है? कि उनकी नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ कुलियंस बढ़ने का क्या मतलब है? उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो बात समझ में आई है? तो इसलिए टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगर राइज भी हो रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी बहुत ही मामूली अगर हो तो ठीक है, वरना अगर उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ जाए तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ कुलियंस ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ कुलियंस ज्यादा होना, नंबर ऑफ कुलियंस ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा होना, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है फ्लो ऑफ करंट का कम होना। तो कंडक्टर में करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए फिजिकल स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर आपके टॉपिक में डिस्कस की गई है वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो सकती है? इसी से ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि R किसके इक्वल हो सकता है? R इक्वल हो सकता है किसके? ये I मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाए, ये इक्वल हो सकता है V ओवर I के। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसे हम कहते हैं ओम, और ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो आगे इसका साइन में आपको दिखा दूंगा। तो क्या है यूनिट इसका? ओम, ग्रीक लेटर ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इक्वल किसके है? पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। क्या यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट्स? वोल्ट एम्पियर। यानी 1 ओहम किसके इक्वल होगा? वोल्ट पर एम्पियर के। तो ये चंद एक बेसिक बातें भी आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ओहम यूनिट है किसका? अभी जैसे मैंने आपको बताया ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का। अब इसको हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ठीक है जी, ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम को, OHM। अब इसका एक और टर्म जो मैंने पहले बताई थी, ये कंडक्टेंस जिसको हमने G से रिप्रेजेंट किया है, तो चूंकि ये रेसिप्रोकल है किसका? रेजिस्टेंस का, तो इसके यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? इसके यूनिट को ओहम इनवर्स या मोहो कह सकते हैं। मतलब OHM के स्पेलिंग जो अल्फाबेट्स हैं उसको आप रिवर्स कर दें, MHO लिख दें, मोहो कह लें, या ओहम इनवर्स कह दें, क्योंकि G इक्वल है 1/R के। अच्छा, अब इसका टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, और ये ग्राफ्स को हमने डिस्कस करना है। अब ओमिक डिवाइसेस कैसी डिवाइसेस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ ओबे करें। अब ओम्स लॉ ओबे करने का क्या मतलब है? ओम्स लॉ ओबे करने का मतलब है कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब रहेंगे? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। और रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट रहेगी? जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो, सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और उसको अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये V और I के दरमियान ग्राफ आपके सामने है। V अलोंग एक्स एक्सिस, I अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ देख रहे हैं आप, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। स्ट्रेट लाइन क्यों ग्राफ बन रहा है? कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्या करें, आप R की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो आप इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हर पॉइंट पर R की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। दूसरी किस्म की डिवाइसेस है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। अब नॉन ओहमिक डिवाइसेस आर सच डिवाइसेस इन विच टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट ना होने का आउटकम क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर देगा। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का।
और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ करंट कम होगा तो V और I के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो एक थोड़ा सा कर्व का पाथ अटेन कर लेंगे। और जो लास्ट है वो भी नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए है, लेकिन वो स्पेसिफिकली किसके लिए है, सेमीकंडक्टर डायोड्स के लिए। सेमीकंडक्टर डायोड्स में रेजिस्टेंस में चेंज सिग्निफिकेंट होता है, जिसकी वजह से आप ये देख लें कि पैराबोलिक फॉर्म आ रही है, किसकी, वेव फॉर्म इसकी आ रही है ग्राफ की। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।